हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? यूथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं श्वसन तंत्र के सारे क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र लॉरिक्स के विकास के कारण, किसके कारण? स्वर यंत्र लैरिक्स के विकास के कारण जो है आवाज बदल जाती है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो यौनारंभ के दौरान दोस्तों आवाज बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र का विकास इसी समय होता है। जैसे जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है, स्वर यंत्र बड़ा होता जाता है और मुखर डोरियां लंबी और मोटी होती जाती है, जिससे व्यक्ति की आवाज क्या हो जाती है? गहरी होती जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होती है। दोस्तों, श्वसन अभिक्रिया में पायरुवेट अणु को तोड़कर CO2 H2O और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्वीकारक के रूप में कार्य करता है और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसमें देखिए A, B और C के रूप में हमारे को बताना है ये चीजें क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों, ए वाला जो है ग्रसनी है, बी स्वर यंत्र है, सी श्वास नली है। ऑप्शन बी है हमारे पास में, ए श्वास नली है, बी स्वर यंत्र है, सी ग्रसनी है। ऑप्शन सी है, ए ग्रसनी है, बी श्वास नली है, सी स्वर यंत्र है। या ऑप्शन नंबर डी, ए स्वर यंत्र है, बी ग्रसनी है और सी श्वास नली है। दोस्तों, चित्र में दिखाया गया जो ये ए बी सी है, दोस्तों ए जो है हमारी, ये हमारी ग्रसनी है। ए वाली जो क्या है, ये हमारी, ये वाली जो है ये ग्रसनी है। बी हमारा, बी की बात करें तो बी हमारा ये स्वर यंत्र है। सी की बात करें तो सी हमारा जो है ये श्वास नली है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्या है? ए ग्रसनी है, बी स्वर यंत्र है और सी क्या है? श्वास नली है। मानव नरों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है ये कितना होता है? तो ये होता है अंतःश्वसित वायु में लगभग, सॉरी दोस्तों, अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% होता है और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% होता है। कितना होता है? अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% होता है और उच्छ्वसित वायु में जो है लगभग 16% ये होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा डैश बनता है। दोस्तों, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। दोस्तों, शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसे अनाक्षी श्वसन हम कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड और एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं, जबकि शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 H2O और ATP बनता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप
कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, ये हमारा सत्य कथन है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा पैदा करता है। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है और लैक्टिक एसिड पैदा करता है। मतलब ये जो श्वसन है अवायवीय श्वसन, ये लैक्टिक एसिड को पैदा करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन पथ में पश्चाभ, श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है? दोस्तों श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है? तो ये होती है दोस्तों हमारी, पश्चाभ जो है ये फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। क्या करते हैं पश्चाभ? ये फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? दोस्तों फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है? कूपिका कहलाती है, जहां पे क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। तो कूपिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च वसन करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। कितने अणु जुड़ते हैं? 6 अणु जुड़ते हैं। दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिनके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ठीक है, तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी श्वसन की अभिक्रिया है जिसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें जल के कितने अणु होते हैं ऑक्सीजन के? तो ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है। दोस्तों मनुष्य में होने वाली श्वसन अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। उदाहरण की बात करें, प्राकृतिक गैस का जलना। दोस्तों प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। कोयले का दहन, ये भी कैसी अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन का होना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये तीनों याद रखना है आपको, प्राकृतिक गैस का जलना, कोयले का दहन और श्वसन का होना, ये सभी जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके विपरीत दोस्तों जिन भी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। दूसरा कथन है पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। तीसरा है वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। चौथा है फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो एक कथन गलत है दोस्तों, तो वो कथन है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ये हमारा गलत कथन है। बाकी बी, सी और डी जो है ये तीनों ही सही कथन है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। इस समय वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है? दोस्तों मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सीविघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जा सकता है। प्रत्येक परिदृश्य में पायरुवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। कौन सा श्वसन कहते हैं? तो एरोबिक श्वसन इसे हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है हमारे मांसपेशियों में जो है ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? दोस्तों मानव शरीर में वायु जो है ये नासा द्वार के द्वारा ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा? नासा द्वार के द्वारा। तो दोस्तों मानव शरीर में वायु नथुनों नासा द्वार से ग्रहण की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ से कहाँ हो सकता है? दोस्तों मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन जो है ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं, मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो अनाक्षी श्वसन में ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो ये है दोस्तों उपास्थि वलय। उपास्थि वलय जो है यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। उपास्थि वलय की बात करें दोस्तों तो यह एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है। कौन सा? उपास्थि वलय। यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान के वायु मार्ग बंद ना हो सके। उनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वास नली को सहारा देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं में श्वसन की सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत मोटी होती है। ये गलत कथन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जंतुओं में श्वसन सतह के क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है तथा श्वसन सतह की दीवारें पतली होती है जो सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है। अर्थात सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। ठीक है, देखते हैं अगला। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है जो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो यह है उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के छल्ले जो है दोस्तों ये वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। श्वसन तंत्र में उपास्थि के छल्ले वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकते हैं। ये छल्ले श्वास नली को खुला रखते हैं और इसे संकुचित होने से बचाते हैं जिससे वायु आसानी से फेफड़ों तक पहुंच सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? दोस्तों फेफड़ों में कुपिकाओं होने का कारण है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्या करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण है। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? रुधिर में। और CO2 कहाँ जाती है? तो बाहर आ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वायु की इस मात्रा को कहा जाता है अवशिष्ट मात्रा। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट मात्रा दोस्तों वायु की न्यूनतम मात्रा है जो श्वसन चक्र के अंत में फेफड़ों में रहती है। यह गैस विनिमय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह फेफड़ों को ढहने से रोकने में मदद करती है। अवशिष्ट मात्रा ही वह वायु की मात्रा है जो प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है। अतः विकल्प सी एकदम सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? दोस्तों विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार, कितने बार? 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। दोस्तों विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। वयस्कों के लिए कितनी होती है? तो 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? दोस्तों श्वसन के दौरान कौन से हैं जो 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं श्वसन के दौरान। श्वसन के दौरान दोस्तों 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायनज्ञ विज्ञानी
कार्ल विलियम सीले ने विलगित मतलब आइसोलेट किया था। किसने किया था? कार्ल विलियम सीले ने। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये है दोस्तों श्वसन। श्वसन जो है ये जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों श्वसन जो है जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीश्वसन श्वसन और एक होता है अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप CO2 H2O बनता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, बात करते हैं अनाक्षी श्वसन की दोस्तों। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिल अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज सन 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाक्षी श्वसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया जीवाणुओं तथा यीस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु जो है ये 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। कितने? 3 कार्बन अणु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। दोस्तों अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े जो है ये फेफड़े की स्फीति के कारण, किसके कारण? फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन हम कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निःश्वसन डैश द्वारा होता है? दोस्तों निःश्वसन जो है ये फेफड़ों की अविस्फीति के कारण होता है। किसके कारण? फेफड़ों की अविस्फीति के कारण। स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास हम कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया 2 भागों यथा निःश्वसन तथा उच्छ्वास में संपन्न होती है। निःश्वसन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है, इस समय फेफड़े अविस्फीति की स्थिति में होते हैं तथा उच्च श्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़े जो है स्फीति की स्थिति में होते हैं। किसके? स्फीति की स्थिति में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है? तो दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है कौन सा? प्रश्वसन और निश्वासन। प्रश्वसन और निश्वासन जो है ये सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? तो दोस्तों श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। दोस्तों मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हीम रंजक के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिसे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो ये जुड़ता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ता है। दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है
यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C60H12O6। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। कौन? ग्लूकोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है अवायवीय श्वसन होता है, मतलब अनाक्षी श्वसन होता है। दोस्तों अवायवीय श्वसन जो है ये जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक के को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का चला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।